हाँ दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मैच्योर्ड ओव्यूल, परिपक्व बीजांड अथवा मेगास्पोरेंजियम की संरचना बतलाया था। ये ओव्यूल ओवरी के भीतर प्लेसेंटा से एक डंठल द्वारा, जिसको फ्यूनिकिल कहा जाता है, से लगा होता है। प्रत्येक ओव्यूल का सबसे प्रमुख भाग बीजांडकाय न्यूसेलस होता है। यही ओव्यूल का प्रमुख भाग होता है। एक मैच्योर्ड ओव्यूल में भित्तियाँ पाई जाती हैं। अधिकांश ओव्यूल में दो भित्तियाँ होती हैं। इसकी बाहरी भित्ति को आउटर इंट्रूगमेंट और भीतरी भित्ति को इनर इंट्रूगमेंट कहा जाता है। ये दोनों ही भित्तियाँ पूरे न्यूसेलस पे नहीं होती। न्यूसेलस का एक भाग ऐसा भी होता है जहाँ पर ये भित्तियाँ नहीं पाई जाती, वो एक पोर के रूप में रहता है। इसी छिद्र को माइक्रोपाइल कहा जाता है। ये भित्तियाँ जहाँ से निकली हुई जान पड़ती हैं, उस बिंदु को कैलजा कहा जाता है। ये बीजांड वृंत फ्यूनिकिल पूरे ओव्यूल से जहाँ पे जुड़ता है, वो स्थान हाइलम कहा जाता है। इसी बीजांड वृंत से भीतर ये वैस्कुलर बंडल, जिसके द्वारा जल व खनिज लवण की सप्लाई, भोज्य पदार्थ की सप्लाई होती है। तो ओव्यूल का प्रमुख भाग न्यूसेलस के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। न्यूसेलस में बीजांड द्वार की ओर माइक्रोपाइलर पाइल साइड में एक थैले के समान रचना होती है। इस थैले जैसी रचना को एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश कहा जाता है। इस एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। इस एम्ब्रियोसैक अधिकांश ओव्यूल में एम्ब्रियोसैक 7 कोशिका और 8 केंद्र की रचना होती है, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड रचना होती है, जिसमें 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइल की ओर, 3 कोशिकाएं कैलजल एंड की ओर और 2 सेंटर में होते हैं। तो 3 जो माइक्रोपाइलर की तरफ होते हैं, इनमें बीच वाली कोशिका सबसे बड़ी होती है, जिसको एग सेल अथवा फीमेल गैमिट, और इनके अगल बगल एक एक कोशिकाएं होती हैं, जिनको सिनर्जिड कहा जाता है। तो 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, इनको मिलाकर के एग ऑपरेटर्स बोला जाता है। एम्ब्रियोसैक में कैलजल एंड की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनको एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं बोला जाता है, और 2 न्यूक्लियस अपोजिट एम्ब्रियोसैक के विपरीत ध्रुवों से आते हैं। एक इस पोल से आता है, दूसरा इस पोल से आता है। दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, द्वितीयक केंद्रक। तो एम्ब्रियोसैक में सेकेंडरी न्यूक्लियस को छोड़ करके सारे सेल्स हेप्लॉयड होते हैं। एक ये मैच्योर्ड परिपक्व ओव्यूल की रचना है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था टाइप्स ऑफ ओव्यूल के प्रकार, फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल और कैलजा के आधार पर ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि कल बताए थे। ऑर्थोट्रॉफस, हेमिट्रॉफस, एनाट्रॉफस, कंपाइलोट्रॉफस, एम्फीट्रॉफस और सर्सिनोट्रॉफस। ओव्यूल का एक प्रकार और भी बताया था हमने आपको, इंट्रूगमेंट के आधार पर। अगर ओव्यूल पर एक ही इंट्रूगमेंट है तो यूनिटेगमिक ओव्यूल बोला जाएगा। अगर 2 इंट्रूगमेंट है, आउटर और इनर, तो इसको बाइटेगमिक बोलते हैं। किन्हीं किन्हीं में ओव्यूल पर इंट्रूगमेंट होता ही नहीं, तो ऐसे ओव्यूल को एटेगमिक कहा जाता है। यही मैच्योर ओव्यूल है, यही मेगास्पोरेंजियम है। अब ये कैसे बनता है,
ये परिपक्व ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास अथवा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट, भ्रूण कोष का विकास। तो इसमें दो बातें हैं, एक मेगास्पोरोजेनेसिस है। ये 5 डायग्राम मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं और ये निम्न 5 चित्र डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को दर्शा रहे हैं। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप मेगास्पोर बनते हैं। तो मेगास्पोर का इस प्रकार बनना मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। क्या कि ये ओव्यूल, हमने बताया था कि ओवरी के भीतर प्लेसेंटा से लगा होता है। प्रारंभिक अवस्था में ओव्यूल एक हल्के से ग्रोथ के रूप में बनता है, आउटग्रोथ के रूप में बनता है, और इस आउटग्रोथ में ओव्यूल प्रारंभिक अवस्था में ये ओव्यूल आउटग्रोथ के रूप में बनता है और इसमें बाहर ये कोशिकाओं का इकहरा स्तर होता है। तो कोशिकाओं के बने हुए इस इकहरे स्तर को एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा बोलते हैं। और इस एपिडर्मिस से घिरा हुआ भीतर अंदर पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं, मृदुत्वकी कोशिकाएं होती हैं। ये सारी कोशिकाएं एक ही समान होती हैं। मैच्योर ओव्यूल के विकास के अगले चरण में एपिडर्मिस के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यानी हाइपोडर्मिस से न्यूसेलस का एक सेल अन्य सारी कोशिकाओं से साइज में बड़ा हो जाता है, जिसमें अस्पष्ट केंद्रक, गाढ़ा द्विध्रुव होता है। इस कारण यह कोशिका न्यूसेलस की अन्य कोशिकाओं से, ये सारे सेल्स न्यूसेलस के होते हैं, ये सब डिप्लॉयड होते हैं, बहुभुज होते हैं। तो न्यूसेलस की अन्य कोशिकाओं से ये कोशिका जो कहाँ बनी, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस से होता है। ये एक ही कोशिका काफी बड़े साइज की, अस्पष्ट केंद्रक, गाढ़े द्विध्रुव के कारण ये न्यूसेलस की अन्य कोशिकाओं से आसानी से पहचानी जाती है, भिन्न होती है। इस कोशिका को आर्चीस्पोरियल सेल कहा जाता है। ये आर्चीस्पोरियल सेल अगले स्टेज में पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है, अर्थात एक कोशिका बाहर बनती है, एक कोशिका भीतर बनती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप, और ये पेरिक्लाइनल डिवीजन सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। इसलिए जो सेल बनेगी वो सारी सेल डिप्लॉयड होंगे। ये बाहर जो कोशिका बनती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं, और भीतर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोलते हैं। ये आगे प्राइमरी पैराइटल सेल, ये आगे 1 या 2 बार डिवीजन करता है सूत्री विभाजन द्वारा, 1 या 2 बार डिवाइड होगा, या किन्हीं में इसका डिवीजन नहीं होता। लेकिन भीतरी कोशिका जिसको प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहा जाता है, वो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल,
वो एक मेगा स्पोर मदर सेल के समान व्यवहार करने लगता है, वही प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल विदाउट एनी चेंजेस, उसी कोशिका को क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल इसका केंद्रक डिप्लॉयड होता है, दोगुलित कोशिका होती है। ये मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगॉन डिवीजन मियासिस, इसमें मियासिस डिवीजन होता है और इस मियासिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप आपको पता है मियासिस डिवीजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगॉन मियासिस डिवीजन, परिणाम स्वरूप ये 4 सेल बनते हैं। ये चारों ही सेल हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं और ये चारों सेल एक लीनियर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इनको लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बोलते हैं। लीनियर टेट्राड ऑफ टेट्रा मींस 4, ये 4 है, एक लाइन में है, एक लीनियर, एक रेखीय क्रम में होते हैं, इसलिए इनको लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बोलते हैं। इसमें से एक मेगा स्पोर मदर सेल से ये 4 मेगा स्पोर बना, इसी प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप ये 4 मेगा स्पोर बने जो हैप्लॉइड होते हैं, एक रेखीय क्रम में अरेंज होते हैं, जिनको लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बोलते हैं। इनमें जो 4 बनते हैं मेगा स्पोर माइक्रोपाइलर साइड के ये 3 मेगा स्पोर ये अक्रियाशील होते हैं और धीरे धीरे ये डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक मेगा स्पोर जो कैलेजल एंड की तरफ होता है, टुवर्ड्स कैलेजल एंड, वो मेगा स्पोर सक्रिय होता है। इसी को फंक्शनल मेगा स्पोर कहा जाता है। ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है। ऊपर के माइक्रोपाइलर साइड के 3 मेगा स्पोर निष्क्रिय होते हैं, ये धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाते हैं। ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ये फंक्शनल मेगा स्पोर ये फीमेल गैमेटोफाइट का प्रथम प्रवस्था होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है ये फंक्शनल मेगा स्पोर, और इसी फंक्शनल मेगा स्पोर के डेवलपमेंट से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियो सेल। कैसे? ये फंक्शनल मेगा स्पोर साइज में बढ़ता है। फंक्शनल मेगा स्पोर जो कि एक सेल है, ये सेल साइज में बढ़ेगा और करीब करीब पूरे न्यूक्लियस को कवर कर लेता है, न्यूक्लियस को ढक लेता है। और इसका केंद्र, चूंकि फंक्शनल मेगा स्पोर हैप्लॉइड रचना है, इसलिए जितनी भी बार डिवीजन होगा मियासिस नहीं होगा, डिवीजन होगा केवल माइटोसिस, सूत्री विभाजन। इसका केंद्र, इसका न्यूक्लियस सूत्री विभाजन करता है। देखिए फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस हो चलेगा और अंत में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। इसी को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। तो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन द्वारा इसका केंद्रक डिवाइड करता है। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं। ये दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं। मध्य से एक ध्रुव की ओर जाता है, दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगा, दूसरा कैलेजल एंड की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। फिर अगला डिवीजन होगा, ये पहला माइटोसिस होगा, फिर जब सेकेंड माइटोसिस होगा तो दोनों ध्रुवों पर एक ही केंद्रक से
दो दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की रचना 4 न्यूक्लियस वाली हो जाती है, 4 केंद्रक वाली हो जाती है। 2 न्यूक्लियस एक ध्रुव की ओर, दूसरा 2 न्यूक्लियस दूसरे ध्रुव की ओर होते हैं। फिर पुनः एक बार और माइटोसिस होता है। परिणाम स्वरूप विपरीत ध्रुवों पर 4 केंद्रक, 8 न्यूक्लिएटेड रचना हो गई, 8 केंद्रक वाली रचना हो गई। और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, भित्ति बनती है। परिणाम स्वरूप वो सेल का रूप लेता है, जिसमें ये 3 सेल तो उसी ध्रुव में रहते हैं, और इधर के 4 में से 3 सेल तो इसी ध्रुव में रहते हैं। लेकिन एक एक न्यूक्लियस, एक एक केंद्रक, एक केंद्रक इस ध्रुव से, एक केंद्रक इस ध्रुव से, दोनों केंद्रक ध्रुवों से आते हैं, इसलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ध्रुवों से कहाँ आते हैं? सेंटर में आते हैं, मध्य में आते हैं, एम्ब्रियो सैक के बीचों बीच आते हैं। और ये दोनों केंद्रक हैप्लॉइड होते हैं। तो जब दोनों केंद्रक का हैप्लॉइड फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड रचना बनेगी, द्विगुणित रचना बनेगी। अब इस सेल को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्र। तो द्वितीयक केंद्र क्या हुआ? डिप्लॉइड। बाकी और जो सेल होते हैं इनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। प्रतिमुख कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं इस ध्रुव पे होती हैं, जिनमें एक कोशिका सबसे बड़ी होती है, जिसको एक सेल अथवा फीमेल गैमीट, और इनके अगल बगल एक एक कोशिका होते हैं, जिनको सिनर्जिट बोला जाता है। तो 2 सिनर्जिट और एक सेल, इनको मिला करके एग ऑपरेटस बोला जाता है। तो देखिए 7 सेल रचना हुई, 3 सेल ये, 3 सेल ये है, 6 सेल हुआ, 1 सेल ये है, 7 सेल हो गए। और केंद्र कितना हुआ? इसमें 2 केंद्र फ्यूज किए हैं, तो 2 केंद्र किया हो गया। और हर सेल में एक एक केंद्र रहते हैं, 3 3 6 और 2 8। इसलिए ये एम्ब्रियो सैक ये कैसा हुआ? 7 सेल, 7 कोशिकी और 8 केंद्र वाली रचना होती है। इसमें एंटीपोडल सेल का ये काफी समय तक सक्रिय नहीं रहता, इसका फंक्शन कुछ नहीं है, ये इसका फंक्शन बहुत निश्चित नहीं है। और इसमें फीमेल गैमीट जो है, जिसको एक सेल बोलते हैं, यह जब मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो इसी से बनेगा जाइगोट। और उसके बाद ये 2 सिनर्जिट जो होते हैं, ये तो परागकण जो डेवलप करता है, जिससे पॉलन ट्यूब बनता है, तो पॉलन ट्यूब के दिशा निर्देशन का ये काम करते हैं सिनर्जिट। साथ ही साथ पोषक पदार्थ को न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब करके देते रहते हैं। तो आवृतबीजी पादपों में 2 बार निषेचन की बारी आएगी, बताऊंगा कि निषेचन 2 टाइम्स होता है। एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनता है। पहला मेल गैमीट फ्यूज करता है एक सेल से, इससे बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट एम्ब्रियो का प्रथम रूप होता है, इसी से डेवलप होता है एम्ब्रियो। और दूसरा जो मेल गैमीट होता है, इस डिप्लॉइड सेल से के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तो ये डिप्लॉइड है, और हैप्लॉइड जो एक मेल दूसरा मेल गैमीट होगा, तो कैसी रचना बनेगी? ट्रिप्लॉइड रचना बनती है, त्रिगुणित रचना बनती है। और इस निषेचन के बाद इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके बनाएगा एंडोस्पर्म। तो मेरा ख्याल है आप फीमेल गैमेटोफाइट के विकास, एम्ब्रियो सैक कैसे बनते हैं, या मैच्योर ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है, और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। आप देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। हमने बताया आपको कि प्रारंभिक अवस्था में जब ओव्यूल ओवरी के भीतर
प्लेसेंटा से इसका निर्माण शुरू होगा तो हल्के से आउटग्रोथ के रूप में प्रारंभ होगा। इस आउटग्रोथ में सारी कोशिकाएं एक समान होती हैं जिनको न्यूसेलस कहा जाता है। इस न्यूसेलस के बाहर कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है। ये भित्तियां तो बाद में बनती है, आउटर इनर इंटरमेंट, आउटर इंटरमेंट पर जाकर के ओव्यूल बनता है। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे यानी हाइपोडर्मल सेल, न्यूसेलस का एक सेल हाइपोडर्मल सेल वो साइज में बड़ा हो जाता है, अस्पष्ट केंद्र उसमें आ जाता है, गाढ़ा द्विध्रुव हो जाता है। ये कोशिका न्यूसेलस की अन्य कोशिकाओं से आसानी से पहचानी जाती है जिसको आर्चीस्पोरियल सेल कहा जाता है। ये आर्चीस्पोरियल सेल सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है। डिवीजन पेरिक्लाइनल होता है, एक बाहर की ओर से बनता है, दूसरा भीतर की ओर से बनता है। बाहर की ओर बने सेल को प्राइमरी पेराइटल सेल और भीतर की ओर बने सेल को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। ये प्राइमरी पेराइटल सेल आगे एक या दो बार डिवीजन होगा या फिर डिवीजन नहीं होता, परंतु ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बिना किसी बदलाव के ये बिहेव एज अ मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगॉन मियोसिस डिवीजन और सूत्रीय विभाजन द्वारा ही गुजरता है। परिणाम स्वरूप 4 सेल बनते हैं जो कि एक रेखा में होते हैं जिनको लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बोला जाता है। ये 4 मेगास्पोर हेप्लाइड रचना है। सबके न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है क्योंकि मियोसिस डिवीजन द्वारा ये बना हुआ है। इनमें से माइक्रोपाइल की तरफ के 3 मेगास्पोर ये निष्क्रिय होते हैं और धीरे धीरे ये डीजेनरेट कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ दिखाया हूँ डीजेनरेटिंग मेगास्पोर किधर की तरफ, माइक्रोपाइलर की तरफ के 3 मेगास्पोर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। केवल एक कैल्शियम इनकी तरफ वाला एक बचता है, वही सक्रिय होता है। इसी को फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर से आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होगा, इसलिए ये फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियोसाइट की पहली प्रवस्था होती है। तो इसी का बनना ये बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा, भ्रूणकोश का विकास होगा। कैसे? ये फंक्शनल मेगास्पोर जो बना ये साइड में बड़ा होता जाता है और लगभग पूरे न्यूसेलस को कवर कर लेता है और साथ ही साथ इसका न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है वो सूत्रीय विभाजन द्वारा डिवाइड होता है। 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों केंद्रक सेंटर से छोरों पे चले जाते हैं, ध्रुवों पे चले जाते हैं। हमने बताया कि सूत्रीय विभाजन होगा, एक बार हुआ, ये दूसरा बार हुआ, ये तीसरा, 3 बार सूत्रीय विभाजन होता है और तीनों बार के सूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। कैसे? सेंटर में न्यूक्लियस था पहले जो कि हेप्लाइड था, वो डिवाइड किया तो हमेशा हेप्लाइड ही न्यूक्लियस होगा और ये सेंटर से विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं और उन्हीं ध्रुवों पर फिर अगला विभाजन होगा, सूत्रीय विभाजन होगा। तो 1 से 2 न्यूक्लियस एक ध्रुव की पर और 2 न्यूक्लियस दूसरे ध्रुव पर पोल पे बनते हैं। पुनः एक बार और सूत्रीय विभाजन होगा तो प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। फिर इन केंद्रकों अब यही रहा 3 न्यूक्लियर डिवीजन। पहले केंद्रक का ही विभाजन हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ और जब 8 न्यूक्लियाई बन गए तो तब जाकर के साइटोकाइनेसिस होगा जिनमें प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, कोशिका भित्ति बन जाती है, परिणाम स्वरूप न्यूक्लियस सेल का रूप लेता है जिसमें मात्र 1 न्यूक्लियस इस ध्रुव का, 1 न्यूक्लियस इस ध्रुव का, 2 न्यूक्लियस आते हैं, कहाँ आते हैं? सेंटर में आते हैं। इसीलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है क्योंकि ये पोल से आए हैं, ध्रुव से आए हैं। ये दोनों ही न्यूक्लियस जो कि हेप्लाइड होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं, डिप्लाइड रचना बनती है जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। बाकी 3 सेल तो अपने ही ध्रुव पर स्थित रहते हैं। ये 3 सेल जिनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, ये 3 सेल जिनको एगर ऑपरेटस कहा जाता है, जिसके बीच में एक सेल सबसे बड़ा फीमेल गैमेट
और इनके अलग अलग एक एक सिनर्जी सहायक कोशिका। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियो सैक। आपने देखा इस एम्ब्रियो सैक का निर्माण एक ही स्पोर द्वारा हुआ है, इसलिए ऐसे ऐसे एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक बोलेंगे। मोनो माने एक, स्पोरिक माने स्पोर, एक स्पोर से बना हुआ है, तो इसको मोनोस्पोरिक बोला जाता है। कभी कभी बाइस्पोरिक होता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण 2 स्पोर द्वारा होता है। कभी कभी टेट्रास्पोरिक भी होता है, स्पोर का एम्ब्रियो सैक का निर्माण 4 स्पोर द्वारा। तो ज्यादातर मोनोस्पोरिक ये एम्ब्रियो सैक होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनेशन की चर्चा करूंगा, परागण की बात करूंगा। तो आज केवल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन की वजह से परागण पॉलिनेशन फ्लावर में हमने आपको बताया था नर जननांग एंडोसियम होता है, जिसकी एक इकाई को स्टामिन होती है। दूसरी तरफ मादा जननांग गाइनोसियम, जिसकी एक रचना को कार्पेल। स्टामिन में बताया हमने आपको ये 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और